Myself M. K. Singh, you are watching Modern Chemistry class. Today I am going to deal colligative properties. ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं colligative property. देखिए colligative properties सबसे पहले तो डिफाइन किए जाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, अब चलिए ये बात करते हैं कि colligative properties होते क्या है. तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे. वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करते हैं. वैसे ही प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोला करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं. ठीक है, इट मीन्स दैट आप सिंपली वी कैन डिफाइन एज क्या चीज, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solution which depends only upon the number of solid particles are known as colligative properties. ठीक है, यानी कि क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करते हो, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोला करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं. इसमें एक खास बात याद रखिएगा कि यह प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं हम लोग. दिस प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट. यानी कि यह प्रॉपर्टी जो है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है. यानी कि आप सिंपली यहां से लिख सकते हो, सीपी का मतलब यहां पर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे. अब चलिए यहां से हम लोगों को स्टैंडर्ड 12th में जो बात करना है कि कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, और उसको पूरे काफी डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है. और देखो ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इस टॉपिक को आप एकदम बारीकी से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, और इस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, तो उसको आप लोग कीजिएगा. सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो देखिए हम लोगों को 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है. यहाँ पे एक सबसे पहला है क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दूसरा पढ़ना है हम लोगों को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. फिर तीसरा पढ़ना है हम लोगों को क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. और फिर चौथा पढ़ना है हम लोगों को क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर. यानी कि हियर वी हैव टू स्टडी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो चलिए उसको थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिए. 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेकेंड पढ़ना है हम लोगों को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. और थर्ड हम लोगों को पढ़ना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है
ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको एक बार आप लोग फटाफट क्या करो, कॉपी करो, फिर मैं आपको एक एक कर इसको डील करता हूं। ठीक है, फटाफट। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो पढ़ना है वह है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को उठाते हैं। ठीक है, आपको मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो वेपर प्रेशर का था, तो शायद आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और वहां से आपका वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी क्रॉस कंटेनर में किसी लिक्विड को लेते हैं तो उस लिक्विड का क्या बनता है, वेपर बनता है। ठीक है, फिर वो वेपर क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, फिर से लिक्विड बनते हैं। यानी कि दोनों प्रोसेस जो है वेपोराइजेशन का और कंडेंसेशन का दोनों साथ साथ चला करते हैं। ठीक है, तो कब किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इट मींस दैट मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है। यानी कि वो जो प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो उस लिक्विड के वेपर बने होते हैं और उस वेपर के द्वारा जितने प्रेशर एक्सर्ट किए जाते हैं उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोला करते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी वेपर प्रेशर पे ही हम लोगों को बात करना है। ठीक है, कि जैसे कि मेरे पास क्या है, कोई भी एक वोलाटाइल लिक्विड है तो उसका कुछ वेपर प्रेशर है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि उसका वेपर प्रेशर क्या है, P0 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, उस लिक्विड का सरफेस एरिया को ऑक्युपाई करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि उस सरफेस एरिया पे लेस नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे, किसके लिए, फॉर द वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए। इट मींस दैट वहां से वेपोराइजेशन प्रोसेस डिक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, और जब वेपर कम होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो क्या होंगे, उसके द्वारा प्रेशर कम एक्सर्ट किए जाएंगे, मतलब कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या है कि प्योर फॉर्म में किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म से क्या होते हैं, हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप प्रेजेंट करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसमें से आप उसको हाफ टर्म को समझ लो। सबसे पहले लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, तो लोडिंग का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लोअर मतलब कम ना, लोअर का मतलब क्या हो रहा है, कम ना। तो हम लोग उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे कम आ रहा है, तो उसमें किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालकर। तो इसको हम लोग एक सिंपल तरीका से कैसे डिफाइन करेंगे लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, कि जब भी किसी वोलेटाइल लिक्विड में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इससे डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोला करते हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली भी डिफाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के आधार पर जो मैंने अभी डिफिनेशन बोला है उसको हम नोट कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप यहां से कैसे बोलिएगा इसको, व्हेन non-volatile solute is added in liquid, then its vapor pressure decreases. This decreasing in vapor pressure is called lowering of vapor pressure. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि यह मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, कैसा,
वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है। तो इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसको हम लोग कितना बोल देते हैं, पी नॉट बोल देते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इस सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया। तो अब इस सॉल्यूशन फॉर्म में जैसे ही आया तो इसको ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और डिक्रीज करके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो गया कितना हो गया, पीएस हो गया। तो हमेशा आप यह याद रखेंगे यहाँ पर कि हेयर पी नॉट जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। तो आप यहां से यदि डिफाइन करना चाहते हैं मैथमेटिकल तरीके से किसको, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन नहीं कर रहे, किसको डिफाइन कर रहे हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये बड़ा है, ये क्या छोटा है, तो ये कितना से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे। यदि हम यहाँ पे क्या कर दे कि पी नॉट माइनस पीएस कर दे तो क्या दे देगा, चेंज ऑफ प्रेशर दे देगा, यानी चेंज ऑफ वेपर प्रेशर दे देगा। और यही चेंज ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो मेरा क्या देगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे देगा, ठीक है। तो आप यहां से वेपर प्रेशर को आप डिफाइन भी कर सकते हो, कैसे, वेपर प्रेशर को नहीं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। तो नाउ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, नाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is defined as the difference between the vapor pressure of pure लिक्विड और सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर अभी हमने जो डिफाइन किया वो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन किया, ठीक है। अब यही से हम लोग क्या करेंगे कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। आपका राउल्ट्स लॉ बोलता है कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कि उसमें जितना अमाउंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का तो वेपर बनेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, उसके वेपर बढ़ने की प्रक्रिया को तो और डिस्टर्ब कर रहा है लिक्विड को, तो उसका वेपर प्रेशर और क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का जितना ज्यादा अमाउंट उसमें प्रेजेंट होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, और फिर तब हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको क्लियर कर रहे हैं, देखिए अभी मैंने क्या बोला, इसको हम लोग राउल्ट्स लॉ से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Raoult's law, vapor pressure of, या ऐसे नहीं करते हैं, यहां से लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of क्या चीज, सॉल्यूट। यानी कि आप यहां से बोल सकते हो कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू क्या चीज, यदि इस साइड को हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है पी नॉट, ठीक है, इनटू क्या चीज बोलेंगे इसको हम लोग एक्स सॉल्यूट बोल देंगे, ठीक है। तो यह इक्वेशन यहां से आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि इसी को यदि हम लोग क्या कर ले यहां से कि देखिए पी नॉट है ना, देखो ये क्या लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यदि मैं इसको इधर ला दूं पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर क्या आ जाएगा एक सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को क्या बोला करते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला करते हैं, ठीक है। ये जो पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट ये आपका कहलाता है क्या चीज रिलेटिव लोडिंग ऑफ क्या चीज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर क्या है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इसको क्या बोल रहे हैं पी नॉट को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऐसा बोल रहे हैं। तो इसी का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग किससे रिलेट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जाकर उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वो किसी भी चीज को रिलेटिव टर्म में डिफाइन करने के लिए उसके एस्पेक्ट में किसी को हमको क्या करना पड़ता है लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप हमारे क्या हो स्टूडेंट हो, तो मेरे रेस्पेक्ट में आप हमारे क्या हो स्टूडेंट हो, लेकिन अपने पापा के रेस्पेक्ट में आप उनका क्या हो ए लाडला क्या, ठीक है। तो आप किसी अपने भाई की तुलना में आप क्या हो भाई हो, यानी कि आपके तुलना में हम क्या है मतलब आप मेरे रेस्पेक्ट में आप स्टूडेंट है तो आपके रेस्पेक्ट में हम क्या है टीचर है। तो वहां पे कुछ ना कुछ रिलेटिव टर्म को डिफाइन करने के लिए किसी न किसी चीज को पहले से फिक्स करते हैं हम लोग, ठीक है, और उससे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है तो यहाँ पर जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किससे कोरिलेट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। तो यहां से हम लोग सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, तो उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं कि देयरफॉर पहले तो यहां से एक इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा पी नॉट माइनस पी एस बटा क्या चीज पी नॉट इज इक्वल टू क्या चीज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहां से लिखिएगा देयरफॉर relative loading of vapor pressure is defined as the ratio of loading of वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे हम लोग यहां से क्या कर लेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में दो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर में कभी कभी। उसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, एंड सो दैट लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और आपका सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सो दैट रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से डील करते हो, ठीक हो। तो आपको लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैंने डिफाइन करके दे दिया, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करके दे दिया। अब इसका आधा पार्ट
पार्ट क्या है क्वेश्चन का, उसको हम लोग कैसे डील करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं दोनों, और फिर मैं उसका आंसर बता दूंगा एक ही बार में, और फिर आप वहां से देख लेना कि कहां तक हमको पहले के लिए आंसर देना है और कहां से फिर सेकंड के लिए आंसर देना है। ठीक है, तो इसको आप अच्छा तरीके से देख लेना। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका जो टॉपिक है वो उतना भी भास्ट नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग इस पे काम करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरा अच्छा तरीके से, और हम आपको उस दोनों क्वेश्चन को भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सो डेट लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solute। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं उसको देखते हैं हम लोग। कहा जाता है सो डेट आर एंड वीपी का मतलब आप जानते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile solute as equal to mole fraction of solute। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम काफी आसान है। ठीक है, हम लोग सिंपली राउल्ट्स लॉ से चलते हैं। जब मैं आपको पढ़ाया था राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो याद कीजिए वहां पर हमने क्या बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा मैंने आपको बताया रखा है पहले से। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि पीएस यानी कि वेपर, हम लोग चलते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, आंसर लिख रहे हैं दोनों के लिए। ठीक है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होते हैं पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा मैं आपको बता रखा है पहले से राउल्ट्स लॉ के आधार पर। इसके लिए राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ऐसा कंडीशन होता है। अब देखिए आप यहां से आप लोग ये भी जानते हैं कि यदि किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है और प्रत्येक कंपोनेंट के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। तो चलिए यहां से लिखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या चीज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां से आपको यदि लिखना हो एक सॉल्वेंट तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक सॉल्यूट। तो चलिए यहां से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करते हैं क्या चीज आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 आप ऐसा लिख सकते हो क्या चीज कि PS इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक सॉल्वेंट के जगह कितना डाल सकते हो 1 माइनस एक सॉल्यूट डाल सकते हैं। अब यहां से क्या आ जाएगा PS बराबर पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट आ जाएगा। देखो इस PS को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और इस पूरे टर्म को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी नॉट माइनस PS, इसको इधर ले आए तो पी नॉट माइनस PS, इसको इधर ले आए तो क्या गया पॉजिटिव हो गया पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट आ गया। देखो
यही आपका क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस को क्या है यहाँ पे, पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या है, पी नॉट इंटू एक सॉल्यूट है। तो देखो यही क्या कहलाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। यानी कि एल वी पी या डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको बोल सकते हैं। और देखो ये पी नॉट जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, तो ये क्या होंगे आपके कांस्टेंट होंगे। तो ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करने वाला है। यानी कि आप यहां से लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, यह आपका प्रूव्ड हो गया। अब देखो इसका दूसरा पार्ट चलते, ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, दूसरा पार्ट कह रहा है क्या चीज कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आप क्या करो यहां से इस टर्म को इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इज इक्वल टू क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा तो आपकी एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो आप एक बार फटाफट कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी। तो चलो जल्दी जल्दी कर लो बाबू मेरे, कैसे होगा, एकदम सिंपल सा चीज है, एकदम आराम से होगा। चलो कर लो कर लो कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका। देखिए एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई आर एल वी पी इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे पूछे जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो, एकदम आसानी से। जानते क्या हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इज इक्वल टू क्या जानते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जानते हो कि नहीं जानते, ये तो जानते हो। चलिए इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, सो देख लीजिए, देयरफॉर या ऐसे लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ above इक्वेशन आर एल वी पी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर is ratio of moles of solute to the moles of क्या चीज, सॉल्यूशन। यानी कि मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या चीज, RLVP is a colligative properties। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से डील कर सकते हो। चलिए देखिए, अब इस RLVP को पढ़ने से हमको फायदा क्या है, इसका यूज क्या है, मतलब इसके एप्लीकेशन पे हम लोगों को बात करना है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी लिक्विड में हम क्या किए, अननोन सॉल्यूट को डिसॉल्व किए और उस सॉल्यूशन का हमको मोलर मास, मतलब उस सॉल्यूट का मोलर मास गिवन हमको नहीं है,
यदि नाम गिवन होता है तो उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसके फार्मूला के द्वारा हम क्या करते हैं, उसके मोलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब हमको उसका नाम नहीं पता है, उसका कोई फार्मूला नहीं पता है, और हमसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे पता करना है, कि किसी भी सॉल्वेंट का प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, तो कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इन सारे चीजों के लिए हमारे पास क्या है, RLVP है। तो इसी के यूज से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके हम लोग एप्लीकेशन को देखते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ध्यान से यहां से हम लोग क्या डालने जा रहे हैं, हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ RLVP। देखिए ध्यान से, इसके एप्लीकेशन में सबसे पहला है डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग RLVP की इक्वेशन से काम करते हैं। क्या होते हैं RLVP की इक्वेशन, P0 माइनस PS बट्टा P0 इज इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में कैसे लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखा करेंगे। चलो देखो, इस क्वेश्चन को लेंथी होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है उसमें से कुछ टर्म को हम लोग कैंसिल करते हैं। ठीक है, मतलब नेग्लेक्ट मानकर चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो सबसे पहले डिफाइन किए जा रहे हैं कैसे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऐसे भी सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, काफी कम होता है, लेकिन क्या होता है, काफी कम होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग पूरे में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होंगे उसमें से हम लोग क्या करना चाहेंगे यहाँ पे, कि मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और करेंगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन हम लोग मानते हैं कि यदि हम लोग ऐसा कंडीशन बोलते हैं कि एफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस देन मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा मोल किसका है, सॉल्वेंट का है। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इज करीब इक्वल टू क्या चीज, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए आप यहां से क्या लिख सकते हो, P0 माइनस PS बटा P0 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बटा डिनोमिनेटर वाले पूरा को क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब चलो मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटे क्या चीज, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बटा क्या चीज, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बट्टे क्या चीज, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका आ गया P0 माइनस PS बट्टा P0 बराबर ऐसा आ गया। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, आसानी से एस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हो। यदि क्वेश्चन में हमको क्या गिवन हो, यदि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट गिवन हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो, और हमको मास ऑफ सॉल्वेंट पता हो, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा और एप्लीकेशन बता देता हूं, ताकि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा फुल्ली कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग फटाफट कॉपी करो। देखो यहां से
इसका मैं सेकेंड एप्लीकेशन बता रहा हूं आप लोगों को। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या करना है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलालिटी। आरएलबीपी का यूज करके हमें क्या करना है, मोलालिटी को कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा है टॉपिक, ठीक है। देखिए ध्यान से, पी नॉट माइनस पी एस बटा क्या लिखते हैं, पी नॉट बटा पर क्या लिख रहे हैं, अभी डब्ल्यू सॉल्यूट बटा एम सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या चीज, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बटा क्या चीज, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ अपने से ऐड कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर क्या करूं, 1000 बटा 1000 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 1 है, 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब इसको हम लोग एडिंग कर रहे हैं, डब्ल्यू सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा क्या से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, यदि 1000 को मैं यहाँ पे लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और बटा क्या से 1000, ऐसा लिख देता हूं। अब देखिए यहां से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोला करते हैं, मोलालिटी बोला करते हैं। तो यहां से आपको आ जाएगा क्या चीज, आसानी से मोलालिटी को आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इसकी यूज से, आरएलबीपी के यूज से, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, ये है आपका मोलालिटी। तो इसके दो एप्लीकेशन थे, ठीक है। अब मैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन को, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है आपका, मैं उसको करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो अच्छा तरीके से क्लियर हो जाए। इसको फटाफट कॉपी कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। 48 पेज में आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2.6 को, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 2.6 है एग्जाम्पल का। द वेपर pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 बार, ठीक है। अब कहते हैं ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट या सीधा सॉलिड weighing 0.5 gram when added in 39.0 gram benzene, then its vapor passage 0.845 बार। तो उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सबस्टेंस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सबस्टेंस, ठीक है। ऐसा देखिए, ऐसे जो भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली सबसे पहले उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से ये चीज को फाइंड आउट करें कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन हमसे
क्या मानता है, ठीक है। इस चीज पे यदि काम कर लिए तो फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, फार्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करना है और वो फार्मूला आपको क्या देगा, आंसर देगा। आपको तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी कि प्योर फॉर्म में बोल रहा है, यानी कि यहाँ से आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं, गिवन क्या है, सो पी नॉट कितना गिवन है, देखिए यहां से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी किसी खास टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कितना है, 0.850 बार है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या किया जा रहा है, एक नॉन वोलेटाइल, मतलब कि उसका वेपर नहीं बनने वाला है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि उसमें वो डिसोसिएट भी नहीं होने वाला, ठीक है। जहां पे डिसोसिएशन टर्म आ जाएगा तो उसके लिए आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। जब मैं आपको वन ऑफ फैक्टर पढ़ाऊंगा, यानी कि एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पे आई फैक्टर को उसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। अभी इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल सिंपली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको सॉल्यूट गिवन होगा वो क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दे देगा तब वहां पे उसमें कुछ एरर आएंगे और उस एरर को क्लियर करने के लिए हम लोग वहां पे वन ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, W सॉल्यूट दे रखा है 0.5 ग्राम, ठीक है। 0.5 ग्राम दे रखा है, कितना में ऐड किया, व्हेन एडेड इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि गिवन बेंजीन यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 39 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अब यहां से कहता है कि तब जब इतना ऐड किया जाता है तब वो सॉल्यूशन फॉर्म में चला गया और सॉल्यूशन फॉर्म में जब जा रहा है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा है और कितना हो जा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0.845 बार हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो बेंजीन का क्या कर लो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी क्वेश्चन में दे रखा है, बेंजीन का मोलर मास कितना दे रखा है, 78 दे रखा है, आप देख लीजिएगा। और नहीं भी दे रखा है तो आप फॉर्मूला स्विच कर सकते हैं, बेंजीन का कितना होता है, C6H6 होता है, तो क्या कर जाएगा 12 6 72 और 6 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, यानी कि 78 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करो, सिंपल कंसेप्ट लगा दो किसका, RMPP का। तो क्या जानते हो, P0 माइनस PS बट्टा क्या चीज, P0 इज इक्वल टू क्या चीज, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा क्या चीज, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बट्टा क्या चीज, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा कर दो, P0 गिवन है 0.850, ये गिवन है PS कितना देखो यहाँ 0.845 गिवन है बट्टा P0 कितना है 0.850 है, बराबर क्या चीज, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसको x मान लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 78, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 39 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से 39 डाल दो, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा 0.850 बट्टा कितना, इसमें से डिफरेंस करेंगे, इससे घटाव करेंगे तो कितना आएगा 0.005 आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, 5 से कितना कट जाएगा 170 कट जाएगा, यानी कि आपका कितना गया 170 ग्राम आ गया, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 170 ग्राम आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से डील कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना। तो चलिए आज की क्लास में यही भी क्या करते हैं, ओवर करते हैं, फिर हम आपको अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मिलूंगा जिसमें आपका एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। तो चलिए इतना को आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें, इसका नोट्स बना ले ताकि आपको याद रहे, ठीक है। देखो जो भी आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाना क्या है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपके दिमाग से वो बात निकलेगा आप अपने नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। देखो हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए, किसी दूसरे से आप नोट्स लेकर आप रख रहे हो तो फिर वो तो भूख ही हो गया ना। आपके अपने हाथ के द्वारा बनाए गए नोट्स आपके लिए काफी फायदेमंद होता है, और एग्जाम टाइम में तो खासकर कि आप अपने हाथ से जो नोट्स बनाए हैं सिर्फ उसी को पढ़े ताकि आपका
कंसेप्ट क्लियर रहेगा और उस चीज को जैसे ही आप देखिएगा आपको फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ से देखिए इसको बड़े बढ़िया तरीके से फिर एनसीईआरटी कोर्स शुरू करें। जहां दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक्स वेरी मच।